नमस्कार दोस्तों। आज अपन दो विचारधाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद को समझने के लिए अपने को थोड़ा उदारवाद की पृष्ठभूमि में जाना होगा। 16वीं 17वीं शताब्दी तक यूरोप के अंदर राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, जनता से उनका जुड़ाव था नहीं। तो इस राजतंत्र को जवाब देने के लिए क्या हुआ कि जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक उस पुस्तक के अंदर क्या कहा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जो है ये तो व्यक्ति का जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म प्राकृतिक अधिकार है, और ये प्रकृति ने उसको दिया है। कोई राजा, कोई तंत्र इसको छीन नहीं सकता। जब व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है, तब लोगों के अंदर एक जागरूकता आई। लोगों ने मांग उठाई कि अगर ये प्राकृतिक अधिकार है तो हमें इतने दिन मिला क्यों नहीं, तो राजतंत्र ने हमें दिया क्यों नहीं, हमारे राजा ने हमें क्यों नहीं दिया। ये चारों तरफ जिस मांग का माहौल बना, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर ही एक गौरवपूर्ण क्रांति होती है और वहां पर राजतंत्र ने इन स्वतंत्रताओं को स्वीकार करते हुए वापस शासन स्थापित हुआ। अब ये राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र जो है प्रवेश करने की एक शुरुआत थी। अब लोकतंत्र धीरे धीरे, राजतंत्र जो है वो लोकतंत्र को स्वीकार कर रहा था, जनता की महत्ता को स्वीकार कर रहा था। लेकिन अचानक लोकतंत्र अभी तक नहीं आया था कि सब कुछ एकदम परिवर्तित हो गया हो। धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप के अंदर ये जो है ये शुरुआत आगे बढ़ी और धीरे धीरे यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन हुए, औद्योगिक क्रांति हुई, विज्ञानवाद आया, लोगों ने तर्क के साथ सोचना प्रारंभ किया, वाणिज्यवाद आया। अब इस वाणिज्यवाद ने, औद्योगिक क्रांति ने क्या किया कि व्यक्ति को इस शासन को और लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो औद्योगिक क्रांति थी इससे, क्योंकि उदारवाद पहले से इस बात में विश्वास करता था कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, कोई शासन उसको छीन नहीं सकता। इस संपत्ति के अधिकार ने उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे दिया जो योग्य थे, क्योंकि ये तो स्वतंत्रता ही था। उदारवाद का तात्पर्य यही था कि स्वतंत्रता, व्यक्ति को खुली छूट, शासन की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य को कम से कम जो है वो शासन करना है, व्यक्ति को आजादी देनी है। व्यक्ति महत्वपूर्ण था, समाज यहाँ महत्वपूर्ण नहीं था। अब जब औद्योगिक क्रांति के बाद जो था, इस स्वतंत्रता के कारण एक समस्या पैदा हुई। समस्या क्या पैदा हुई कि समाज के अंदर ही दो वर्ग बन गए, क्योंकि इस खुली छूट के कारण समाज का एक वर्ग तो बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि संपत्ति की खुली छूट थी। तो पूंजीपति जो था, जो संपत्तिशाली वर्ग था, वो और आगे बढ़ गया और जो गरीब था वो और गरीब हो गया। अब क्या हुआ कि जो गरीब वर्ग था वो संख्या में बहुत ज्यादा था। उसके लिए एक आवाज उठती है 1848 के अंदर कार्ल मार्क्स के द्वारा। मार्क्स क्या कहते हैं, अपनी पुस्तक लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, आपके पास पाने के लिए सारा संसार है और खोने के लिए इन बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है। अब मार्क्स की इस आवाज ने क्या किया कि दुनिया के उस वर्ग को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया जो वर्ग पूंजीवाद के कारण या औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजीपति वर्ग था उसके साथ काम कर रहा था, उसकी उद्योगों में काम कर रहा था, उनकी फैक्ट्रियों में काम कर रहा था। उस मजदूर को इस मार्क्स के विचार ने आकर्षित किया। यार, बात तो कार्ल मार्क्स बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पसीने के ऊपर इनके उद्योग स्थापित हो रहे हैं। ये कह रहा है कि आपके जो पसीने की महक है उसने इनकी जेबें भर दी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी वो उसके विचार की तरफ आकर्षित हुए। फिर मार्क्स ने क्या किया, एक सिद्धांत भी दिया जिसको आर्थिक नियतिवाद कहते हैं। वो मजदूरों को उस इतिहास के माध्यम से समझा रहा है कि किस किस प्रकार आपको किन को उन्होंने लूटा, आप कैसे थे और आप कैसे हो गए और आप कैसे बन सकते हो। ये एक इतिहास आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स बताता है। क्या कहता है उस सिद्धांत के अंदर, वो उसमें वो 6 अवस्थाएं बताता है। वो कहता है आप देखिए, आप सबसे पहले एक अवस्था थी आदिम साम्यवाद, जिसके अंदर आपके कोई समाज के अंदर वर्ग नहीं था, सब लोग बराबर थे, वर्ग विहीन अवस्था थी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था व्यक्ति व्यक्ति के अंदर। फिर वो कहता है कि इस आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद एक अवस्था आई जिसको वो दास अवस्था नाम देता है। वो कहते हैं इस दास अवस्था के अंदर क्या हुआ, समाज के अंदर दो वर्ग बन गए। दो वर्गों में एक वर्ग स्वामी बन गया और एक वर्ग जो था वो उसका दास बन गया। अब वो दास जो नौकर था, वो कह रहा है उस स्वामी ने उसका शोषण शुरू किया और उस स्वामी ने उसका शोषण शुरू किया और वो कुछ समय तक चलता रहा। धीरे धीरे वो कह रहा है कि उस स्वामी ने क्या किया, कुछ जमीन के टुकड़े के ऊपर कब्जा कर लिया और वो स्वामी जो था वो अब सामंत बन गया।
अब वो स्वामी सामंत बन गया तो भूमि का मालिक बन गया। तो वो कह रहा है समाज के अंदर दो और वर्ग नए आ गए, जिसको जमींदार और किसान कहता है। यानी जमीन का मालिक था वो जमींदार था और उस पर खेती करने वाला मजदूर किसान था। फिर क्या कह रहा है, वो सामंत जो था ना, उसने वो कह रहा है उसके ऊपर इतना प्रोडक्शन कर लिया, इतना प्रोडक्शन कर लिया कि उसने उद्योग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी, उत्पादन था और मजदूर भी थे। किसान मजदूरी कर रहा था। फिर वो कह रहा है धीरे धीरे वो इतना संपत्तिशाली बन गया, उसने उद्योग स्थापित कर लिया और वो पूंजीपति बन गया। पूंजीपति जब वो बन गया तो वो कह रहा है कि जो वर्ग ऊपर से लड़ते आ रहे थे, दो, स्वामी और दास, जमींदार और किसान, वो कह रहे हैं इस पूंजीवादी युग के अंदर वो एक नया वर्ग के रूप में अस्तित्व में आया। और वो नया वर्ग क्या था, पूंजीपति और मजदूर। वो कह रहे हैं इन दोनों के अंदर भी लगातार अभी संघर्ष चल रहा है। फिर वो कहते हैं ये पूंजीवादी जो अवस्था आएगी ना, इस अवस्था के अंदर ये संघर्ष और ज्यादा तीव्र हो जाएगा और इसमें ये मजदूर जो है ये क्रांति कर देगा। और ये मजदूर जब क्रांति करेगा तो ये पूंजीपति को हटा देगा और उसकी जगह एक शासन जो है वो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं क्रांतिकारी शासन स्थापित करेगा, तुरंत उसको हटाते ही पूंजीपति को, जिसको वो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र नाम देता है, तानाशाही स्थापित करेगा मजदूरों की। और उस शासन के दौरान वो कह रहे हैं इन सब पूंजीपतियों को नष्ट करके और फिर एक और नई अवस्था आएगी जिसको वो नाम देता है साम्यवाद। अब मार्क्स क्या कहता है, ये जो साम्यवाद वाली अवस्था है ना, इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, राज्य भी नहीं होगा, शासन भी नहीं, किसी प्रकार का जो है व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं होगा, सारे के सारे संसाधनों के ऊपर जो है वो समाज का सामूहिक हक होगा। हर व्यक्ति को क्या मिलेगा, हर व्यक्ति को उसको योग्यता के अनुसार मिलेगा, क्षमता के अनुसार और उसके कार्य के अनुसार। तो अब वो मार्क्स क्या कहता है, जो विचार पूंजीवादी विचारधारा ने दिया था व्यक्ति की स्वतंत्रता, अब इसमें वो क्या कह रहा है कि व्यक्ति की बजाय महत्वपूर्ण यहाँ कौन होता जा रहा है, समाज होता जा रहा है, व्यक्ति की बजाय समाज महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब मार्क्स ने जब ये सपना दिखाया तो ये सपना जो है लोगों को बड़ा पसंद आया कि यार इस सिद्धांत में ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अब तक का जितना भी इतिहास है उसमें दो वर्ग हुए हैं और वो दोनों वर्ग लड़ते आ रहे हैं। एक मालिक हुआ है जो पैसे वाला है, संपत्तिशाली है और प्रभुत्वशाली है, और उसने दूसरे वर्ग के साथ हमेशा उसका शोषण किया है और उसके पसीने के ऊपर अपनी जेब भरी है। अब पसीने की महक किसकी है और उसका फायदा कौन ले रहा है, मजदूर को ये बात पसंद आई। अब क्या हुआ, उदारवाद जिसकी अपन बात कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति, उसके बाद उदारवाद के कारण जो उद्योग स्थापित हो गए, संपत्तिशाली वर्ग पैदा हो गया, तो उस मजदूर वर्ग ने उस पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध एक आवाज बुलंद करना शुरू की। अब इस बुलंद आवाज को बोलते हैं रेड फोबिया, कि कार्ल मार्क्स जो था उसके इस विचार ने पूंजीवाद को सोचने को मजबूर कर दिया कि भाई किस प्रकार जो है ये इन मजदूरों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, इन मजदूरों के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रांति करेंगे और आप पूंजीवादी शासन को हटा के और मजदूरों का सर्वहारा अधिनायक तंत्र स्थापित करेंगे। अब मार्क्स के इस सिद्धांत ने मजदूरों को बहुत जबरदस्त तरीके से संगठित किया और उदारवाद को सोचने को मजबूर कर दिया। अब मार्क्स के इस विचार के कारण उदारवाद के अंदर भी चिंतन हुआ कि ये मजदूर अगर संगठित हुए तो बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। मार्क्सवादी विचारधारा अगर आगे बढ़ती है तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इनके तो स्पष्ट कहना है कि पूंजीपति जो ये तत्व है इनको हटाया जाए, मजदूरों का शासन लाया जाए, समाज के अंदर बराबरी लाई जाए, राज्य के संसाधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। अब इस विचार से जो उदारवादी विचारधारा थी वो चिंतित हुई कि उदारवादी विचारधारा जो है, इसे ही पूंजीवादी नाम दिया मार्क्स ने, क्योंकि उद्योगों के ऊपर संपत्तिशाली वर्ग का कब्जा हो गया था, ये पूंजीवादी विचारधारा थी। अब ये उदारवाद चिंतित हुआ और इसने, मार्क्स ने जिस वर्ग की चिंता की थी, इसने उस वर्ग की चिंता को अपने अंदर समाहित कर लिया और एक अपने जो सुधार करके, अपने उदारवाद के अंदर सुधार करके एक नया विचार दे दिया, जिसको बोलते हैं सकारात्मक उदारवाद बोलते हैं। यानी उदारवाद ने अपने आप में कह दिया कि पहले हम जो खुली छूट दे रहे थे कि संपत्ति की खुली छूट है, अब खुली छूट नहीं होगी भाई, अब पूंजीपतियों के ऊपर थोड़ा टैक्स लगेगा और हम इन पिछड़े वर्ग के लिए काम करेंगे। उदारवाद ने अपने आप में ये सुधार किया। फिर हालांकि मार्क्स उदारवाद के अंदर इस सुधार के कुछ और कारण भी थे। उनका एक मूल विचारक थे, साथ ही जो प्रबल समर्थक थे शुरुआत में, जीएस मिल, उन्होंने भी अपने विचार परिवर्तित किए कि भाई दुनिया में सब लोगों ने बराबर अपनी जो है वो यात्रा शुरू नहीं की, इसलिए उदारवाद के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए। तो उदारवाद ने मार्क्सवाद के विशेषकर अपने अंदर चेंज कर लिया थोड़ा और पिछड़े वर्ग की बात करना शुरू कर दिया।
अब उदारवाद ने जब ये शुरू किया तो मार्क्सवादी जो विचारधारा थी वो उसका जो क्रांति का जो एक लक्ष्य था वो जल्दी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस उदारवादी विचारधारा को जो है वास्तव में कहीं पर इम्प्लीमेंट करके और शासन स्थापित करने का काम करता है 1917 के अंदर सोवियत रूस के अंदर जो क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति, पहली ऐसी क्रांति थी जिसने वास्तव में मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करके और शासन परिवर्तित किया। वहां पर भी जार का शासक था, राजतंत्र था, तो वहां पर पहली बार जो है वो क्रांति हुई और साम्यवादी विचार के अनुसार शासन स्थापित हुआ। अब ये जो विचारधारा थी, एक पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा क्या थी? ये उदारवाद से शुरू होती है, जैसे अपन ने चर्चा किया कि उदारवाद एक विचार जिसकी शुरुआत जॉन लॉक ने की, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, औद्योगिक क्रांति हुई और इस खुली छूट, प्रतिबंधों का अभाव, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप, जनता को हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय ले सकता है, ये उदारवाद था। और धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के बाद इसमें लोकतंत्र, सहिष्णुता जैसे विचार भी शामिल हो गए, तो ये और ज्यादा लोकप्रिय हो गया। लेकिन इसकी कमी क्या रही कि इसके कारण समाज में दो वर्ग बने, इसके कारण साम्यवादी विचारधारा को आना पड़ा। अब ये जो साम्यवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचार, इसमें पूंजीवादी विचारधारा, एक्चुअल में क्या हुआ, एक पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध ही तो आई साम्यवादी विचारधारा। अगर पूंजीवाद के कारण समाज में दो वर्ग नहीं बनते तो शायद हो सकता है कि ये जो विचारधारा है मार्क्सवादी विचारधारा नहीं आती। फिर क्या हुआ कि सोवियत संघ के अंदर स्थापित हो गया साम्यवादी शासन, साम्यवादी विचारधारा की शासन स्थापित हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध की कंडीशन जब आई तब इन दोनों विचारधाराएं जो थी, पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करता जो था ब्रिटेन भी था और अमेरिका भी था तब तक, तो ये दोनों विचारधाराएं एक हो गई। एक क्यों हो गई? क्योंकि इनके खिलाफ एक तीसरी खतरनाक विचारधारा आ रही थी जिससे इन दोनों को खतरा था, जो कि प्रखर राष्ट्रवादी थी, नरजातीय श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित थी, अपनी नस्ल को ही श्रेष्ठ मानती थी, दुनिया में सहिष्णुता उनके अंदर थी नहीं। ऐसी विचारधारा जब नाजी विचारधारा आई तो ये दोनों एक हो गए और दोनों जब एक हुए तो दूसरा विश्व युद्ध उन्होंने जीत भी लिया। लेकिन जीतने के बाद फिर ये उस देश के बंदरबांट में ये दोनों लड़ पड़े, जिसके अंदर अपन शीत युद्ध वाले टॉपिक के अंदर कभी और चर्चा करेंगे। फिर ये जो विचारधारा थी जो साम्यवाद से, कार्ल मार्क्स से प्रेरित थी, जो सोवियत संघ के अंदर लेनिन ने स्थापित की समाजवादी क्रांति के बाद, ये विचारधारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद वही विचारधारा जो उदारवाद से इन दोनों विचारधाराओं की जो आपस में वैचारिक लड़ाई थी वो आगे बढ़ती रही। और ये वैचारिक लड़ाई जो है लगभग 1991 तक मान सकते हैं, जब तक सोवियत संघ का विभाजन नहीं हो गया। सोवियत संघ का जो विभाजन जब हुआ तो उसके बाद ये विचारधारा निश्चित ही कमजोर हुई, क्योंकि सोवियत दुनिया के अंदर जो है वर्चस्व एकमात्र विचारधारा अमेरिका का रह गया, पूंजीवादी विचारधारा का रह गया था। तब ये विचारधारा थोड़ी कमजोर हुई। अब ये जो वैचारिक इनकी जो लड़ाई थी, ये शुरुआत तो कहाँ से होती है? उदारवाद से होती है। अब ये दोनों विचारधाराओं के स्पष्ट जो मानना था, ये इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो सब हथकंडे अपनाए जो कि कोई एक व्यक्ति अपना वर्चस्व के लिए अपना सकता है, कोई एक देश अपने राष्ट्रीय शक्ति या राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना सकता है, वो सब इन विचारधाराओं ने अपनाए। लेकिन अंततः जो हुआ, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद ये विचारधारा कमजोर हुई। लेकिन कोई भी जो विचारधारा है वो कभी भी जो है अप्रासंगिक नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी अपनी अच्छाइयाँ होती है और अपनी कुछ कमजोरियां होती है। पूंजीवादी विचारधारा की अच्छाइयाँ क्या थी कि पूंजीवादी विचारधारा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उसने लोकतंत्र में विश्वास किया। पहली बार किसका विरोध किया उन्होंने? राजतंत्र का विरोध किया, क्योंकि जॉन लॉक ने जब पहली बार उदारवाद की बात की तो उन्हें राजतंत्र का विरोध किया, रूढ़िवाद का विरोध किया। तो उन विरोध के अंदर उन्हें पहली बार व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। दूसरी इसकी क्या है? सहिष्णुता की बात करता है, यानी सब लोगों को स्वीकार कीजिए, सबका अस्तित्व स्वीकार कीजिए, सब धर्मों को स्वीकार कीजिए, सब व्यक्तियों को स्वीकार कीजिए। बहुत अच्छी बात है उदारवाद की। दूसरा क्या है? इसने व्यक्ति को महत्व दिया, कि व्यक्ति की योग्यता के ऊपर बल दिया। लेकिन कमियां क्या रही कि इसने एक व्यक्ति को इतना महत्व दे दिया कि किसी कारण से जब कोई व्यक्ति पिछड़ गया तो उसकी इसने चिंता नहीं की। अब उसकी चिंता किसने की? उसकी चिंता मार्क्स ने की, कार्ल मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा ने की। और उस विचारधारा ने क्या किया कि उसी व्यक्ति को पकड़ा जो पिछड़ा था। उसने उस व्यक्ति का नहीं सोचा जो अपनी योग्यता से पैसा कमा सकता है या आगे जा सकता है, उस व्यक्ति की चिंता नहीं छोड़ी। दूसरा मार्क्सवाद की विशेषता क्या थी कि उसने उस वर्ग की चिंता की, पिछड़े हुए वर्ग की चिंता की, राज्य की, समाज के संसाधनों के ऊपर सामूहिक जो है उसको अधिकार होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात थी।
दूसरा क्या हुआ, मार्क्स की जो एक कमजोरी थी वो क्या थी, वो अपने सब लक्ष्यों को यानी साम्य यानी बराबरी का जो लक्ष्य था उसका, वो हिंसक तरीके से प्राप्त करना चाहते थे, जो कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर या किसी विचारधारा के अंदर स्वीकार्य नहीं हो सकता। यानी इसका साम्यवादी विचारधारा का, मार्क्सवादी विचारधारा का लक्ष्य तो बहुत पवित्र था कि बराबरी आनी चाहिए, राज्य के संसाधनों के ऊपर समाज का हक होना चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता था जो कि स्वीकार्य नहीं था। इसीलिए दोनों विचारधाराओं की अपनी अपनी विशेषताएं थी, अपनी अपनी कमजोरियां थी। तो आज अपन ने चर्चा की पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अंदर किसी प्रकार का आपका सुझाव हो तो आप जरूर बताएं। आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सकता है वो भी आप बता सकते हैं। चैनल पर लगातार बने रहे, करंट इशू पर और विचारधाराओं के ऊपर और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपन चर्चा करने के लिए लगातार बने रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।